बहुत मन से और एकदम गर्दा उड़ा के पढ़ रहे थे, आज और मन से इस सिस्टम को हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग ज्योग्राफी के जिस चरण को चल रहे थे उसको आगे की ओर हम बढ़ाएं। आप सभी लोग एक बार अंगूठा जरा दे दीजिए कि एक नए जोश और नई ऊर्जा का संचरण हम दोनों के बीच हो सके और उस संचरण के साथ हम लोग इस क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया, जैसा देख पा रहे हैं आप तमाम लोग हैं, इसको मित्र के बीच भी लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक सब लोग लाभान्वित इस क्लास से हो सके। तो हम लोग को सबसे पहले मुख्य रूप से समझना है, बहुत अच्छी बात, लगातार आप लोगों का प्यार यहाँ प्राप्त करते हुए इसमें लाइक वाले बटन भी एक बार जरा दबा लीजिए और तब देखिए अब भूगोल कितना आनंददायक आपका होने जा रहा है। आज भूगोल का क्लास पढ़ने में काफी मजा आया। पिछला क्लास जो हम लोग किए थे तेजी में एकदम 1 मिनट में रिवाइज कर लें। हम लोग देखे थे कि भारत उत्तर पूर्व में स्थित है, फिर देखे थे भारत के बीच से 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। फिर हम लोग पिछले क्लास में जितने भी बेसिक बातें थे, राज्य के बारे में हम लोग देख चुके थे, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देख चुके थे, भारत से कितने देश की सीमा लगती है, कौन कौन देश किस क्रम में थे, ये सब चीज हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अब आज का क्लास मुख्य रूप से आज मेन चलेंगे भारत की जलीय सीमा, और हम चाहेंगे कि आप लोग पूरे आज के क्लास में हमारे साथ ध्यान बनाएं और तब ध्यान बनाने के बाद जलीय सीमा से भी सभी प्रश्न आपके बनने लगेंगे। इसके बाद एक सेक्शन और बेसिक लेंगे और तब कई प्रश्नों का एक सेट अभ्यास चलेगा। उस अभ्यास राउंड के बाद आपका इधर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब मेन फिजिकल सिस्टम शुरू हो जाएगा। भारत के विभिन्न पर्वत श्रेणियां, भारत की नदी, भारत के जितने भी झील है, झरना है, ये सभी चीज का फिर धीरे धीरे स्टेप आपका बढ़ते चला जाएगा। तो चलिए, आज जलीय सीमा एक अच्छा सेक्शन है। प्रायः इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। हम एकदम इसको तोड़ के बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक लेवल से चलेंगे कि जिस बच्चे का पहले से भी कोई क्लास नहीं किया हुआ हो वो भी समझ सके। क्लास को कुछ ऊपर लेवल पे भी रखेंगे कि जो बच्चे कुछ जानते थे उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले, और इन दोनों के समन्वय के साथ अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखिए, भारत में आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे ये राज्य आप देखें गुजरात है, गुजरात के बाद हम लोग फिर इस सिस्टम को देखें तो यहाँ से इस प्रकार के सिस्टम अंदर जाते हैं और फिर यहाँ तक ऐसे स्थिति में आप लोग देखें। आप सभी को याद है यहाँ पे, और फिर आपको याद है यहाँ पे, ये दोनों जो स्थिति है यहाँ पूरे जल से घिरे हुए हैं, ये पूरा जल से घिरा हुआ है और इसीलिए भारत 3 ओर जल से घिरा है। इसीलिए भारत को एक प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, नीचे वाले दक्षिण भारत को। जब हम कभी भी प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझा रहे हैं, जब कभी भी प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय का मतलब आप समझेंगे जो भाग जल से घिरा हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं। और प्रायद्वीपीय भारत में सिर्फ यह पार्ट ही शामिल होगा, उत्तर भारत का हिस्सा शामिल नहीं होगा। जैसे आपको क्वेश्चन आएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन है, ऐसा करके कभी भी आपको प्रश्न आते हैं तो आपको यही चीज समझना है, भारत बोलेगा तो उत्तर से दक्षिण तक पूरे का पूरे सोचना है। लेकिन जब प्रायद्वीपीय की बात करेगा तो आपको सोचना है सिर्फ दक्षिण का क्षेत्र, ये प्रायद्वीपीय भारत। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज हम लोग चले, ये 3 ओर जल से जो घिरा हुआ है, इसमें जो नीचे वाला जल है इसी को हम लोग हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। यानी नीचे का जो जल है वो हिंद महासागर है। ये हिस्से का जो जल देख रहे हैं इसको हम लोग बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं, और इस साइड में जो जल देख रहे हैं इसको अरब सागर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आपको धीरे धीरे काफी प्रश्न इन्हीं कंसेप्ट से होना शुरू होता है। आपको दे देगा किसी में, मान लो मानसून पढ़ाएंगे तो भारत में सबसे पहले मानसून आती है अरब सागर में, बंगाल खाड़ी में, ऐसे करके क्वेश्चन दे सकता है। धीरे धीरे इस स्टेप को हम काफी अच्छे लेवल तक पहुंचाएं। पहले हम लोग देखें जो भी भाग 3 ओर जल से घिरा होता है उस भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। दक्षिण भारत एक प्रायद्वीपीय भारत का एक बेहतर उदाहरण है, और दक्षिण भारत 3 ओर जल से घिरा है। नीचे वाले जल को हिंद महासागर कहते हैं, पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम साइड में अरब सागर है। जब हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो हिस्ट्री में भी ऐसा आपको मिलेगा, हिस्ट्री में भी ऐसा आपको मिलेगा जिसमें खास करके रहेगा कि मराठा के घोड़ा 3 समुद्र के पानी पीते थे, ऐसा आपको क्वेश्चन रहेगा। तो मराठा के घोड़ा 3 समुद्र के पानी पीते थे। तो कई बच्चा हम ऐसा लाइन बोलते हैं तो सोचता है घोड़ा पागल हो गया था क्या, कि 3 समुद्र का पानी क्यों पी रहा है। कहने का सेंस है कि जिसका भी साम्राज्य अगर ऐसे बड़ा हो जाएगा तो बंगाल की खाड़ी की तरफ भी कुछ घोड़े होंगे, नीचे भी कुछ घोड़े होंगे, इधर भी कुछ घोड़े होंगे, और तीनों तरफ का पानी पी रहा है तो ऐसे समुद्र का पानी पिया नहीं जाता। कहने का सेंस है प्रायद्वीपीय भारत में इसका क्षेत्र का विस्तार बढ़ चुका है। इसके लिए हम लोग एक बात बोलते हैं कि घोड़ा 3 समुद्र का पानी पी रहा था। तो अब आप पूरे हमारे साथ मन से ध्यान दीजिए, फिर देखिए कितनी अच्छी बात आप यहाँ पे सीख पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे भारत में देखें इस सिस्टम को। अब आपको बेसिक बात आपको बताना है कि बताओ भारत में यह आपको पूर्व का हिस्सा है, यह पूर्व का हिस्सा है, यह पश्चिम का हिस्सा है। इसमें आपको सबसे पहले बताना है कि पूर्व में ज्यादा राज्य होगा या पश्चिम में ज्यादा राज्य होगा। जिनको लगता है पूर्व में ज्यादा राज्य होगा वो 1 लिखिए, जिनको लगता है पश्चिम में ज्यादा राज्य होगा वो 2 लिखिए, जिनको लगता है दोनों तरफ बराबर राज्य होगा वो 3 लिखिए। आपके कमेंट से हम देख पाएंगे आप किस स्टेप पे हो, और फिर क्लास को हम लोग पढ़ाएंगे। क्वेश्चन कई एकदम नया आएगा, और वो सभी प्रश्न आप लोग के लिए मजेदार कब होगा, जब बात हमारे साथ समझते जा रहे हैं। हमने देखा कि दक्षिण भारत का यह हिस्सा 3 तरफ समुद्र से घिरा है,
ज्यादा राज्य की संख्या है पूरब और पश्चिम और दोनों ओर बराबर। हम अभी आपके कमेंट्स को देखेंगे, किधर कितना कमेंट्स आप कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट्स करिए, हम आपका देखिए कितना अच्छा सही आंसर करते हैं। चलिए बहुत अच्छा, ज्यादातर बच्चे का हम देख पा रहे हैं, 2 कुछ बच्चे 1 भी लिखे हैं, 3 अभी तक तो कोई नहीं लिखे, 1 और 2 दोनों तरह की बात आपका हम देख पा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां से हम लोग बात को शुरू करते हैं। अब आज का क्लास आपका प्रारंभ हो रहा है, पूरे ईमानदारी के साथ हमारे साथ बनिए। फिर देखिए आज क्लास में हम लोग कितना बढ़िया इस स्थिति को सीखते हैं। जलीय सीमा से कोई भी क्वेश्चन कभी भी आएगा, आप एक छोटा सा मुस्कान देते हुए उसके आंसर को बना पाए। तो चलिए अब हम इसके बात को शुरू करते हैं। तो आपको हम समझा दें कि कुल 9 राज्य ऐसे हैं, 9 राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमा ये सागर को टच करती है, यानी सागरीय सीमा उसकी है, जलीय सीमा उसकी है। सीमा मीन्स बॉर्डर होता है। तो यहाँ पे ये बॉर्डर हमारे देश का है। 9 राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमा जलीय सीमा के रूप में व्यक्त करते हैं। बाकी स्थलीय सीमा भी डिटेल हम लोग चलेंगे। ये 9 राज्य में आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ तक जो है ये हमारा पहला नंबर गुजरात है। गुजरात के बाद जब चलेंगे तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद जब छोटा सा चलेंगे गोवा है। गोवा के बाद आप सभी लोग जानते हैं कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद सभी लोग जानते हैं केरल है। यानी अगर पश्चिम हिस्सा में हम चलेंगे तो 5 राज्य हमें मिलेगा जो सागरीय सीमा को बनाता है, जिसके स्टेप को आप देख पा रहे होंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। जब हम पूर्व साइड के हिस्से में चलेंगे तो यहाँ पे सभी को मालूम है ये तमिलनाडु है। यहाँ पे चलेंगे आंध्र प्रदेश है, यहाँ चलेंगे उड़ीसा है और फिर अंतिम बंगाल है। इस साइड में 4 राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमा समुद्र से टच करती है। कुल 9 राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमा समुद्र से टच करती है। 5 राज्य पश्चिम में है, 4 राज्य पूर्व में है। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ स्थलीय सागरीय सीमा अधिक है पूर्वी तट पर, अधिक राज्य है सागरीय सीमा में पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर, दोनों तट पर समान, तो पश्चिमी तट में अधिक राज्य। अब सभी का बेसिक यहाँ पर हम करें, उम्मीद है कि सब लोग खूब बढ़िया समझ पाओगे। देखिए बहुत अच्छा आप लोग ध्यान दे रहे हैं, केवल जरूरत है थोड़ा सा हमारे साथ अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें और कमेंट सेक्शन पर कम ध्यान दें। जहां आवश्यकता हो बिल्कुल आप कमेंट्स करें, आपका कमेंट्स हम उस समय देखेंगे भी। अभी आप पूरा बढ़िया से इसको समझिए, कौन सा राज्य का ज्यादा है छोटा है, मैं बहुत सारे सिस्टम को चलूंगा, केवल आप ध्यान से हमारे साथ पहले बात को देखिए क्या हम कहना चाहते हैं। देखिए सागरीय सीमा में ये तो हमारा आपको बताए यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से लेकर के ये पूरा क्षेत्र जो देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र हमारा जलीय सीमा को बनाता है। इस साइड में भी हमारा अंडमान निकोबार, आप सभी लोग जानते हैं अंडमान निकोबार के सिस्टम को, ये भी हमारा सागर में ही है। इस साइड में सभी लोग जानते हैं ये लक्षद्वीप को, ये लक्षद्वीप भी हमारा इसी में आता है। तो अब पहला सवाल उठता है, भारत के जलीय सीमा की लंबाई क्या है? अगर हम पूरे बॉर्डर को नाप दें तो कितना लंबा बॉर्डर हमारा है? देखिए स्थलीय जब पढ़ाएंगे थोड़ा सा डिटेल करेंगे, जलीय के बाद उसमें पूरे हम 15,200 और तमाम सिस्टम को लॉक करेंगे। अभी आप सभी को ध्यान देना है, भारत की मुख्य भूमि, ये भारत की मुख्य भूमि है। अगर हम मुख्य भूमि की बात करें, भारत की मुख्य भूमि कितनी लंबी है, तो जो सागर से सकती है, तो मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर है। आप सभी को एकदम हमारे साथ सुनना है और सुनते हुए एकदम याद कर लेना है। तो भारत के मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जो सागर तल से पूरे लंबा है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक पूरे लंबाई को माप लें तो 6100 इसकी लंबाई होगी। लेकिन सागर में लंबाई ये हमारे द्वीप भी बनाते हैं, यानी अगर इन द्वीप की भी लंबाई को हम माप दें तो इन द्वीपों के सभी लंबाई मापेंगे तो यह 1416.6 किलोमीटर है। यह भारत के द्वीपीय तट की लंबाई है, ये द्वीपीय तट की लंबाई है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो यह भारत के कुल तटीय लंबाई है, यह भारत के कुल तटीय लंबाई कहलाएगा। और सभी लोग समझ रहे होंगे कि अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन कैसे आता है इस बात को हम लोग ध्यान दें। बहुत छोटे छोटे खंडों में हम आपको समझा रहे हैं, बीच बीच में आपको हम समय भी देंगे, स्क्रीनशॉट भी आप ले पाओगे और तब हमारे साथ जो प्रश्न देंगे उसमें आप सोच के बनाओगे, बहुत अच्छा कर पाओगे। आपको इसमें पहला बेसिक क्वेश्चन आएगा कि भारत के तटीय सीमा की लंबाई क्या है। जैसे ही क्वेश्चन आता है भारत के तटीय सीमा की लंबाई क्या है, तो भारत की बात चल रहा है तो ये दोनों भारत है, तो दोनों भारत होगा तो तटीय सीमा की लंबाई हमारा 7516.6 किलोमीटर होगा। ये सब देगा तब भी नहीं बनाना है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ब्रेक मार दे कि भारत के मुख्य भूमि के तट की लंबाई क्या है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है, कोई लड़के रेडीमेड रटे रहते हैं 7516.6 और यहाँ क्वेश्चन कह रहा है भारत के मुख्य भूमि के तट की लंबाई क्या है। तो जैसे ही क्वेश्चन देगा मुख्य भूमि के तट की लंबाई, तो आप समझोगे कि इसमें द्वीप को शामिल नहीं करना है। और जब द्वीप को शामिल नहीं करना है तो आंसर 6100 किलोमीटर ही होगा। यदि क्वेश्चन देगा भारत के द्वीपीय तट की लंबाई क्या है, या इसी क्वेश्चन को उलट देगा कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के कुल तट की लंबाई निम्नलिखित में क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन खूब घुमाता है। वो जानता है कि बच्चे जो रट के आया होगा उसको हम जैसे ही दे देंगे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के कुल तट की लंबाई, तो पढ़ के डर जाएगा कि अंडमान निकोबार के बारे में पूरा आइडिया नहीं है, लक्षद्वीप के बारे में पूरा आइडिया नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी।
लेकिन जो बच्चा यहाँ पे समझ रहा है कि मुख्य भूमि कह रहे हैं तो यह है, और जैसे ही अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप कह रहे हैं तो यह है, दोनों जोड़ रहे हैं तो भारत के कुल तक ये लंबाई हमारा हो गया। तो जल्दी से एक छोटा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और तब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। दूसरी बात को मुख्य रूप से अभी हम समझेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा समझ रहे हैं। अगले स्टेप की ओर हम चलते हैं। तो एक स्टेप हम फिर बढ़ा रहे हैं और तब हम इसमें मानचित्र के आधार पर ही, चूंकि हम लोग जो भी पढ़ने जा रहे हैं हर काम मानचित्र पर ही आपको करना है। हमारा जो क्लास ये हो रहा है इसका बेनिफिट होगा कि आप भूगोल के पढ़ने का नजरिया बदल लेंगे। आप 10 दिन और हमारे साथ क्लास करेंगे तो शायद भूगोल का पेयर कॉपी में लिखा हुआ कम और नक्शा ज्यादा नजर आएगा। जो भूगोल का यही डिमांड है, जिन बच्चों का लिखा हुआ भूगोल में कम और नक्शा ज्यादा नजर आए वो बच्चा भूगोल उसका बहुत अच्छा होगा। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फिर सीखते हैं। बढ़िया से एकदम एक एक बात सुनना। अभी हम लोग यहाँ देखें, ये तट है, पूरा का पूरा मुख्य भूमि का तट है। तो इन तट का भी हम एक नाम देते हैं, एक नाम देते हैं। जो बच्चे हमारे गांव से हैं उन लोग इस बात को समझ रहा होगा, गांव में तुम्हारा कहीं पे खेत है, कहीं पे खेत है, तो गांव वाले उस खेत खंडा का भी नाम दे देते हैं, जिसको वो गांव के ही लोग समझ पाते हैं, दूसरा लोग को समझ में नहीं आता। कोई गांव में तुम घूमने जाओगे और गांव में लोग कहेंगे कि रजवाड़ी खंडा में धान खराब हो गया है। अब उन लोग बात कर रहे हैं, तुम सोचोगे वेयर इज राजवाड़ी खंडा। राजवाड़ी खंडा वो गांव का कोडिंग है कि वहां पर ये राजवाड़ी खंडा कहा जाएगा, वहां पे इस चीज के नाम से जानेंगे। तो सोच सकते हो, जब हर जमीन का हम लोग नाम दे सकते हैं तो फिर इस तट का नाम क्यों नहीं। अगर हम इसी में बोले मालाबार तट, कोंकण तट, कोई भी नाम बोले तो मुझे भी समझ में आना चाहिए कि किधर की बात चल रही है। और इसीलिए इन तटों का नाम दिया गया है। और हम चाहेंगे कि अभी जितने लोग हैं थोड़ा सा हमारे साथ ध्यान देंगे तो मैं आपको इन सभी तट का नाम एकदम ध्यान में करवा दूंगा और नाम आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, ये जो आप देख रहे हो यहाँ से जल शुरू होता है और ये पूरे कच्छ की खाड़ी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर खंभात की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। बढ़िया से सुनिएगा, क्योंकि हम जो चाहते हैं आपका ध्यान एक जगह आएगा, फिर मैं जब क्वेश्चन दूंगा तो आप एकदम मुस्कुराते हुए सही बनाते चले जाओ। तो जरा हमारे साथ थोड़ा सा ध्यान देंगे। इस खाड़ी का नाम हमने बताया, इस खाड़ी का नाम कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी जिसको कहते हैं, और यहाँ पे इस खाड़ी का नाम खंभात की खाड़ी है, एक खंभात की खाड़ी है। अब एक खंभात की खाड़ी है। अब यहाँ पे हम लोग को चुके अभी तट का नाम देखना है, तो यहाँ से लेके कच्छ की खाड़ी तक जो आप देख पा रहे हो ये एक अलग सिस्टम है। इस तट को जो हम लोग कहते हैं, यहाँ पर जो देखे इसका नाम हम लोग अलग रखते हैं। फिर हम लोग जब चलते हैं तो इसी में यहाँ से लेके यहाँ तक जब चलते हैं, जो आपका गुजरात का सेक्शन है लास्ट जहाँ हो रहा है, यहाँ तक चलते हैं तो मुख्य रूप से जहाँ गुजरात लास्ट है यहाँ पे आप सभी लोग जानते हो दमन और दीव है, यानी दमन तक की बात आपका चल रहा है। नेक्स्ट दमन से जब हम लोग शुरू करते हैं तो फिर इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो दमन से लेके गोवा तक इसका अलग नाम है और दमन से लेके गोवा तक इस तट का हम लोग अलग नाम देते हैं। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं तो बीच में यहाँ पे मंगलोर है, मंगलोर है। ये हम लोग जब आपको सिखाएंगे, आपको जब बंदरगाह की बात सिखाएंगे तो वहाँ पे मंगलोर भी फिर आएगा। और ये मंगलोर तक जो हम लोग देख रहे हैं इस तट का अलग नाम है। और फिर सभी को मालूम है यहाँ पे कन्याकुमारी की बात, ये सब लोग जानते हो। तो ये कन्याकुमारी जो देख रहे हो, केरल वाला ये जो तट देख रहे हो, मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक इसका अलग नाम। यानी हम लोग जो देख रहे हैं अभी आपको नाम लिखे तो इस तट का नाम है ककरापारा तट। ये ककरापारा तट के नाम से जाने जाते हैं। और जब इस तट की बात चलेंगे तो इस तट को हम लोग कहते हैं काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। और इसी तट का दूसरा नाम हम लोग देखेंगे, इसको सौराष्ट्र तट के नाम से भी जानते हैं। देखिए आपको धीरे धीरे हम क्वेश्चन पूछेंगे और उस प्रश्न में कितना घुमाव होता है ये सभी लोग जब महसूस करोगे, हम इस पूरी बात को जैसे ही कंप्लीट करेंगे आपको लगने लगेगा कि वाह इसमें बहुत अच्छा आंसर हम कर पाएंगे। अब देखिए पहले हम सब तट का नाम पूरे लिख देंगे और पूरे तट का नाम लिखने के बाद, क्योंकि हम पहले भी बताएं हमारे क्लास बिल्कुल जीरो लेवल बच्चे के लिए भी है, जो बच्चे कुछ भूगोल नहीं जानते केवल सुनिए समझिए, और उनके लिए भी है जो पूरा पढ़ के बैठे हैं उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। तो इसीलिए दोनों के बीच समन्वय बनाना ये मुख्य कड़ी। और अभी चूंकि मुख्य रूप से बेसिक बातें ज्यादा हो रही तो इसीलिए ये दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद सिस्टम। फिर इसके ऊपर का जो सिस्टम शुरू होगा भूगोल में आपको बिल्कुल आनंद आए। तो अब इसमें हम लोग देखें दमन से लेके गोवा तक, दमन से लेके गोवा तक ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं इसी को हम लोग कोंकण तट के नाम से जानते हैं। यही कोंकण तट के नाम से जानते हैं। एक कोंकण तट है गोवा से मंगलोर तक जो देख रहे हैं इसी को कन्नड़ तट के नाम से हम लोग जानते हैं। एक कन्नड़ तट है। और मंगलोर से कन्याकुमारी जो देख रहे हो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ये मालाबार तट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तट है। तो हम समझते हैं पश्चिम हिस्से में अरब सागर में जो भी तट का नाम है ये सबको याद हो गया होगा। काकरापारा तट जो है, काकरापारा तट, काठियावाड़ या सौराष्ट्र तट, इसी का नाम है कोंकण तट, फिर है कन्नड़ तट और इसके बाद है मालाबार तट। तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए पश्चिम हिस्से का और फिर आप अपने से बहुत बढ़िया इसको बना पाओगे। चलिए जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इसको आगे की ओर चलते हैं। बहुत बढ़िया देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसी में हम लोग पूर्वी हिस्सा में आ रहे हैं। पूर्वी हिस्सा भी उम्मीद है सब लोग खूब बढ़िया समझ पाओ। जरा आप ध्यान देंगे हमारे साथ, समझिए जरा खूब ईमानदारी पूर्वक। देखिए यहां से जब चलेंगे मंगलोर से तो थोड़ा आगे बढ़ते हुए विशाखापट्टनम तक पहुंचेंगे।
एक कन्याकुमारी यहाँ पर पॉइंट था, तो कन्याकुमारी से लेके विशाखापट्टनम तक ये जो हिस्सा देख रहे हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका सबसे ज्यादा चर्चा होगा। और इस तट को हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ये तट आपका कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम से यहां तक जो देख रहे हो इसी को गोलकुंडा तट के नाम से जानते हैं, गोलकुंडा तट के नाम से जानते हैं। तो फिर से देख लीजिए, कन्याकुमारी से लेके आपको हमने बताया विशाखापट्टनम तक, ये आपने देखा कोरोमंडल तट है। इसके बाद जो देखे वो गोलकुंडा तट है। इसके बाद उड़ीसा का सेक्टर तक जब आओगे तो इसका आंध्र प्रदेश का ही सेक्शन चल रहा है। इसको काकीनाडा तट के नाम से जानते हैं, काकीनाडा, ये काकीनाडा तट के नाम से जानते हैं। और जो उड़ीसा का क्षेत्र आप देख रहे हो ये उड़ीसा के क्षेत्र को हम लोग उत्कल तट के नाम से जानते हैं, द्राविड़ उत्कल बंगा, ये उत्कल तट यही है। और काकीनाडा और उत्कल तट ये दोनों को मिला दे तो इसी को उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आपको अभी समझाएंगे, बिल्कुल मजा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ क्लास में बहुत कुछ सीख पाए हैं और तट से कैसे क्वेश्चन घूमता है इस चीज को हम आपको एकदम सरल में समझाएंगे। तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूर्व से पश्चिम तक आपको और आसान कर दें, दोनों साइड का आप एकदम आसानी से यहाँ पर अगर द्वीप की लंबाई के साथ करना चाहते हैं तो एक साथ इसको भी कर सकते हैं या उसको छोड़ दें तो आप केवल इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग यहाँ के बाद मुख्य रूप से इसको याद करेंगे कैसे क्वेश्चन आता है और उस चीज पर चलेंगे, तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया इस स्टेप को क्लियर कर पाओगे। बहुत अच्छी बात, आप सभी लोग का लगातार हम देख पा रहे हैं। यहाँ तक की बात एक बार हम फिर से समझा लेते हैं और तब आप लोग से फिर राय लेते हुए आगे की ओर चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो अब इसमें ध्यान दें, थोड़ा सा इसमें हम लोग ध्यान दें तो अब आपका स्टेप क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा बात को और थोड़ा सा समझिए तो क्लियर होगा, जरा ध्यान से सुनेंगे। जैसे ही हम चलेंगे तो यह ककरापारा तट है, इसको कहेंगे काठियावाड़ तट है। फिर ये दमन से लेके गोवा तक एक कोंकण तट है, गोवा से मंगलोर तक एक कन्नड़ तट है, मंगलोर से कन्याकुमारी तक ये मालाबार तट है। फिर इधर की ओर हम चलेंगे तो आपको हमने बताया कन्याकुमारी से विशाखापट्टनम तक एक कोरोमंडल तट है। फिर इसके बाद आपको समझाए विशाखापट्टनम से गोलकुंडा, ये जो देख रहे हो आंध्र प्रदेश का एक गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आंध्र के लास्ट हिस्से तक काकीनाडा तट के नाम से जानते हैं। उड़ीसा का सेक्शन एक उत्कल तट के नाम से जाना जाता है और उत्कल तट और काकीनाडा तट इस दोनों को ही कंबाइन रूप से कई जगह उत्तरी सरकार तट भी डायरेक्ट कहते हैं। तो ये उत्तरी सरकार तट भी आप समझ गए, यहाँ तक की बात आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। अब आपको हम 2-3 क्वेश्चन देंगे, ये 2-3 क्वेश्चन में हम चेक कर लेंगे आप कितना बढ़िया इसका आंसर दे पाते हो। पहला क्वेश्चन, किस तट पर, आपका क्वेश्चन है किस तट पर सर्वप्रथम भारत में मानसून आता है? सर्वप्रथम भारत में मानसून आता है। अब आपको आंसर आप देना है, हम देखें कितने बच्चे सही करते हो। किस तट पर भारत में सर्वप्रथम मानसून आता है? और इसके लिए आपको चॉइस ए है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, बी में है मालाबार तट, मालाबार तट, सी में आपको दिया है कोंकण तट, कोंकण तट और डी में दिया है उत्तरी सरकार तट। किस तट पर सबसे पहले मानसून आता है? आपको अभी हम 5 ऑब्जेक्टिव इससे चलेंगे तो कैसे तट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है आप सभी को काफी मजा आएगा, आपको लगेगा कि मजा आ गया। आज के सेक्शन में जो भी चीज हमारा डर था एकदम भाग गया। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, हम अभी आपका देखें आंसर क्या आप बना पा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आंसर कुछ लोग ए में भी है लेकिन ज्यादातर बच्चे का हम आंसर देख पा रहे हैं बी में सबसे ज्यादा आंसर है, बी में सबसे ज्यादा आंसर देख पा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप लोग क्लास में बहुत अच्छा, हमारे उम्मीद से ज्यादा अच्छा ध्यान देते हो। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग अभी देखें भारत में जो मानसून आते हैं सबसे पहले केरल के तट पर पहुंचते हैं और यही जून में जो सबसे पहले केरल में पहुंचते हैं तो केरल के पास जो तट है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और बिल्कुल सही जवाब आपका है कि सबसे पहले मानसून आते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है मालाबार तट। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको दूसरा का उम्मीद है सब लोग आंसर दे दोगे। क्वेश्चन है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है और उम्मीद है कि जिन लड़कों का मानचित्र क्लियर है बिना कुछ लिखे सब चीज क्लियर, लिखना कॉपी में कुछ नहीं है, केवल इस मानचित्र को बढ़िया से देखोगे और जितना इस पर क्वेश्चन है सब देखो कितना बढ़िया से बनेगा। कोई फेयर का जरूरत नहीं है। 40 मानचित्र का पेज, स्क्रीनशॉट लगभग 100 होगा। 100 स्क्रीनशॉट जहां बोलेंगे एक जगह कर लोगे और बार बार उस पर ध्यान रखोगे, तुम्हारा उसी से सब आंसर बनना शुरू हो जाएगा। तो कुछ नहीं लिखा हुआ फिर भी मजेदार बनाओ, केवल उसको पढ़ने आना चाहिए, इसकी भाषा समझने आनी चाहिए, मानचित्र की भाषा। और इसी के लिए हम क्वेश्चन चल रहे हैं कि मानचित्र की भाषा आपके अंदर डेवलप हो। तो चलिए अभी एकदम आसान क्वेश्चन, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी के बीच तट का नाम क्या है? तट का नाम क्या है? अब आपको हम चॉइस दे रहे हैं। चॉइस ए ककरापारा तट, ककरापारा तट, चॉइस बी काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट, चॉइस सी कन्नड़ तट और डी आपको कोरोमंडल तट। बहुत आसान क्वेश्चन दिए हैं, मुझे मालूम है आप सभी लोग जितना अच्छा बना पा रहे हो एकदम सही आंसर करोगे। कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी के बीच तट का नाम क्या है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। मुझे मालूम है कि आप सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। बहुत बढ़िया,
वेरी गुड। देखिए सुशील जी भी एकदम लिखे हैं, बहुत बढ़िया। ये काठियावाड़ तट या इसी का नाम सौराष्ट्र तट, बिल्कुल सही जवाब है। अरे आप लोग को एकदम गर्दा उड़ा के रख दिया यार, एकदम बिल्कुल सही जवाब चल रहा है आप लोग का। और यही चीज की जरूरत थी। हम लोग अभी देखे कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी के बीच जो तट है इसको काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तट कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा, अगर इसी प्रकार सही कर लेंगे तो नए स्टेप की ओर हम चलेंगे और इसके बाद अब जो सिखाएंगे मजा आएगा, क्योंकि अब हम लोग का चलेगा 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, कोको स्टेट, पाक स्टेट, बहुत सारे नए सिस्टम को हम आपको सिखाएंगे। अभी एक क्वेश्चन और आपको थोड़ा बेसिक लेवल का देंगे, उसके बाद इसके लेवल को थोड़ा सा हाई करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे उसको पकड़ पाते हैं। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए एकदम सोच के। कौन भिन्न है? बहुत आसान क्वेश्चन आपको दिए हैं। कौन भिन्न है? चॉइस ए में है मालाबार तट, मालाबार तट। चॉइस बी में है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। चॉइस बी में है कोरोमंडल तट। चॉइस सी में आपको दिया हुआ है कोंकण तट, कोंकण तट। और चॉइस डी में दिया हुआ है सौराष्ट्र तट। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देता है कि बच्चों के अंदर खुद ब्रेन का टेस्टिंग करता है कि जो बच्चे हमारे बनाने जा रहे हैं उनके अंदर सेंस कितना जागृत हुआ है। और इसके लिए आपको हमने क्वेश्चन दिया कौन भिन्न है? मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट और सौराष्ट्र तट। अभी हम देखेंगे, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप सभी लोग एकदम बिल्कुल सही करेंगे। बहुत बढ़िया। कलेंदर जी बोल रहे हैं सर गर्दा उड़ा रहे। नहीं यार, गर्दा तो आप लोग उड़ा रहे हो। इतना बढ़िया आंसर कर रहे हो कि एक भी प्रश्न आप लोग गलत नहीं कर रहे हो। ये कोई मामूली सिस्टम नहीं है। इतना बढ़िया आप लोग सही कर रहे हो कि मन खुश हो जा रहा है कि वाह वेरी गुड। देखिए इसमें भी लगातार आंसर आ रहे हैं और बिल्कुल सही आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल सही आंसर सबका आ रहा है। कौन भिन्न है क्वेश्चन है। अब आपको क्वेश्चन हमने दिया कौन भिन्न है और इसी में दिया मालाबार तट। आप देख रहे हो मालाबार यहाँ पे है, फिर है कोरोमंडल तट, वो इधर है। कोंकण तट, ये कोंकण किधर है? सौराष्ट्र तट, ये भी यहाँ है। ये तीनों अरब सागर का तट है, जबकि कोरोमंडल बंगाल की खाड़ी का तट है। और बिल्कुल सही जवाब आपका बी है, क्योंकि बी हम लोग देखे उस साइड पूर्व हिस्से में है, बाकी पश्चिम हिस्से में। इसी में क्वेश्चन देगा कौन पूर्वी हिस्सा में है, कौन पश्चिमी हिस्सा में है, तो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपके क्वेश्चन के लेवल को और बढ़िया करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हो, लेवल को हाई करते हैं। ये तो था सामान्य एग्जाम के। अब आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा तो ये साधारण लड़के से नहीं आंसर बनेगा। जो लड़के बहुत अच्छे ध्यान दे रहे हो उन लोग से आंसर सही बनेगा और उसी आंसर के सहारे अब आपको हम मुख्य रूप से अगले स्टेप की ओर लेके चलेंगे। तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन देख लें, बता दो जल्दी से। भारत के साथ कितने देश के जलीय और स्थलीय दोनों सीमा लगती है? मैं अभी देखना चाहता हूं कितने बच्चे सही करते हो। 2, 3, इसमें बी में है आपका 1, डी में है 4। मैं अभी देखना चाहता हूं कितने बच्चे सही करते हैं और कितना बढ़िया आपका ब्रेन चल रहा है। अब जो क्वेश्चन आपको आएगा सभी मेंटल लेवल का क्वेश्चन होगा, जो साधारण लड़के बिल्कुल नहीं बना पाए। जिन लोगों के साथ एकदम समझने की क्षमता अच्छी विकसित है वो लोग अब आंसर दे पाओ। हम अभी क्वेश्चन दिए भारत के साथ कितने देश के जलीय और स्थलीय दोनों सीमा लगती है? 2, 1, 3, 4। कितने देश की ऐसी संख्या है जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा भारत के साथ बनाते हैं? मैं अभी देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे हमारे सही आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड। एक देश, 3 देश, सी में ज्यादा लोग बच्चे हमारे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी, वाह वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसमें हम लोग देख लें, अभी हम लोग देखेंगे कितने देश ऐसे हैं तो सबको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब सभी लोग को याद होगा कि भारत के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। और अगर हम मानचित्र पर ध्यान दें, मानचित्र पर ध्यान दें, थोड़ा आपको मानचित्र हम दिखा पाए तो बढ़िया से मानचित्र देखोगे तो आंसर आप सभी का सही हो जाएगा। तो बताइए भारत के साथ ये पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन आप देख पा रहे हो, ये भारत के साथ इतनी लंबी स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और यहाँ पे जलीय सीमा भी बनता है सर क्रिक के पास। तो एक देश पाकिस्तान है जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा को बनाता है। दूसरा नंबर हम लोग देखें, ये हमारा देश बांग्लादेश है। पिछले क्लास में भी हम लोग सुन चुके थे। और बांग्लादेश भी इतने राज्यों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है और यहाँ जलीय सीमा भी बनाता है। तो बांग्लादेश भी स्थलीय और जलीय दोनों सीमा बनाता है। क्या आप लोग कमेंट्स करके जिन लोगों ने 3 लिखा है वो बता दो अगला किस देश के बारे में तुम सोचे हो। अगर नेपाल सोच रहे हो तो केवल स्थलीय सीमा है, ये जलीय नहीं बनाता। भूटान सोच रहे हो तो नहीं बनाता। चीन सोच रहे हो तो नहीं बनाता, केवल स्थलीय सीमा है। तो श्रीलंका सोच रहे हो ये जलीय सीमा सटा हुआ वो भी नहीं है। तो अब जल्दी बता दो। तीसरा, किसी नाम को अगर तुम सोच रहे हो तो हमारे साथ आंसर कर दीजिए। हम देखना चाहेंगे कितने बच्चे तीसरा नंबर में कौन सा देश तुम सोच रहे हो, ये आंसर हमें दे दो। तीसरा नंबर आप कौन सा देश सोच रहे हो जो जलीय स्थलीय दोनों बना रहा है? वेरी गुड। कुमारी सुधा जी का हम देख रहे हैं, वेरी गुड, इन्होंने बहुत ही बढ़िया आंसर दिया। तीसरा देश हमारा म्यांमार है। म्यांमार है जो यहाँ पर म्यांमार के हमारे साथ स्थलीय सीमा भी लगते हैं और अंडमान निकोबार के साथ इसकी जलीय सीमा भी लगते हैं। और इसीलिए 3 ऐसे देश हैं जो हमारे यहाँ जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। अब आपका जो अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये चीज का आंसर आप दे दे तो हम समझेंगे कि बिल्कुल सही जवाब आपका चल रहा है। कितने देश हैं
कितने देश हैं जो भारत के साथ केवल जलीय सीमा बनाता है, केवल जलीय सीमा बनाता है, स्थलीय नहीं बनाता। और आपको इन देश का नाम बताना है। हम देखेंगे कितने बच्चे नाम लिख के कमेंट कर सकते हैं। भारत के साथ खूब बढ़िया से ध्यान दो, बहुत अच्छा समझ रहे हो आप लोग। अब क्वेश्चन, अब ओरिजिनल मजेदार क्वेश्चन आना शुरू हो गया है। और यहाँ से जिन लोगों का ध्यान अब बोर्ड पे आएगा वो सचमुच खास बनेगा, वो आम बच्चों जैसा नहीं होगा, उसका भूगोल खास होगा। तो इसमें अभी जो चल रहे हैं, हमारा प्रश्न आया है कितने देश भारत के साथ केवल जलीय सीमा बनाता है, स्थलीय की बात नहीं करना है, केवल जलीय सीमा कितने देश बनाता है। आप उसका नाम लिख करके हमें बताइए। हम अभी देखेंगे कितने बच्चे इसको सही करता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। श्रीलंका एक लिख रहे हैं और एक बच्चे भूटान लिख रहे हैं। भूटान कैसे सोच रहे हैं जी? भूटान तो एकदम ऊपर है, भूटान तो सोचिए भी नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए कई बच्चे एकदम सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन नाम अभी तक मैं नहीं देख पा रहा हूं कि किन्हीं का बिल्कुल सब सही आ पा रहा है। चलिए सुजीत जी थोड़ा प्रयास आप किए हैं। प्रशांत जी का हम देख पा रहे हैं, वेरी गुड। प्रशांत जी का देख पा रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा सही है। प्रशांत जी ज्यादा मेहनत किए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें हम लोग को अभी देखना है, हम लोग को अभी समझना है कैसे हम लोग इसको आंसर करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप देख लीजिए, हम देख लिए सबका आंसर। लगभग बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हो। अब इसका आंसर अभी हम आपको समझा दें तो देखिए कितना मजेदार आपका आंसर आने जा रहा है। इसमें आपको मुख्य रूप से हमारे साथ मानचित्र पे समझना हो, क्योंकि हमारा यह क्लास स्पेशली मानचित्र का क्लास चल रहा है और इसीलिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इसमें मानचित्रों के माध्यम से आपके अंदर एक सोचने की क्षमता मैं विकसित करूं। और उसी के लिए मुख्य रूप से एक क्लास चल रहा है। तो हम अभी प्रयास करेंगे कि हमारे सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझें। देखिए यहाँ पर जिन चीजों की जरूरत है वही चीज आपको हम अभी समझाने जा रहे हैं। ये हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, ये पूरा लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप में ही ये पूरा यहाँ तक इंडिया है, भारत है। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप जो है, सबसे अंतिम द्वीप जो है, इसी को हम लोग मिनी काय के नाम से जानते हैं। नाम भी हम लोग सुनते चलेंगे कि सभी लड़के को एकदम याद होते चला जाए। इतना दूर तक आपने देखा एक भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण में हम लोग जिस द्वीप को देख रहे हैं, इस द्वीप का नाम मिनी काय द्वीप के नाम से जाना जाता है। अब महत्वपूर्ण चीज देखें, इस लक्षद्वीप के मिनिकाय द्वीप के बाद यहाँ पर एक देश है, यहाँ पर एक देश है और यह देश, इसी का नाम मालदीव है। इस देश का नाम मालदीव है। और आपको समझना है मालदीव एशिया महादेश का सबसे छोटा देश है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव बिल्कुल दिमाग में सेट करना है। अब सोचो ना, जितना बड़ा हमारा लक्षद्वीप है उतना से छोटा एक देश है जहां प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, और देश का नाम क्या है? मालदीव। ये एशिया महादेश का सबसे छोटा देश है। कभी भी ऑब्जेक्टिव आएगा कि बताओ एशिया महादेश का सबसे छोटा देश कौन है, तुम मुस्कुराओगे कि समझ गए ये मालदीव है। और यदि यदि अब यही सीखना है, थोड़ा सा हम चाहेंगे आपका एकदम ध्यान एकदम सबका क्लियर हो जाएगा। यदि कोई भी दो स्थल ऐसा हो, हम चाहते हैं थोड़ा सा बेस आपका मजबूत कर दें, जो बड़े बड़े स्थल खंड से मिले हैं और दोनों साइड में जल है। बढ़िया से समझेंगे क्योंकि इतना बढ़िया कंसेप्ट आपको फिर कहीं नहीं मिलने जा रहा है। हमारे चैनल कंसेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर, तो कंसेप्ट का यही चीज हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर रटना ना पड़े, समझे ठीक से। और अभी हम आपको जो समझाने जा रहे हैं उस चीज पर थोड़ा गौर करना, बिल्कुल नया चीज आपको सुनने को मिलेगा। यदि स्थल खंड बहुत बड़े बड़े हो और दोनों तरफ के जल की प्रकृति अलग अलग हो, इस साइड के जल का घनत्व, इस साइड के जल की लवणता, इधर के जल की लवणता से भिन्न है, तो दो डिफरेंट टाइप के जल है। और इस इतने बड़े विशाल क्षेत्र के जल को जिस बीच के भाग से जोड़ा जाता है, तो इधर हो सकता है कट जाए, इधर हो सकता है कट जाए, इधर भी थोड़ा कट जाए, इधर भी थोड़ा कट जाए, बहुत दिनों तक पानी प्रवाहित होने से कटेगा। तो यहाँ पर ऊपर से पिक्चर लेंगे तो ये जस्ट लाइक डमरू जैसा दिखेगा। और इसीलिए विशाल ये हम लोग स्थलीय क्षेत्र में अगर जलीय क्षेत्र को मिलाया जाता है तो इसको जल डमरू कहते हैं। ये डमरू नाम जब बोलेंगे तो आप समझ लोगे कि वो डमरू, डमरू का मतलब विशाल स्थल खंड, दो विभिन्न वैरायटी के जल, तो यह जल डमरू है। इसी को जल संधि भी कहते हैं, इसी को इंग्लिश में स्ट्रीट कहते हैं, तो सीधा देवनागरी में स्ट्रीट भी आ सकता है। दूसरी बात, अब इंपॉर्टेंट बात जो समझा रहे हैं, ये अगर बढ़िया लग जाए तो एक बार लाइक कर देना, सुन लो बढ़िया से। अगर एक ही प्रकार के जल में, एक ही प्रकार के जल में दो छोटे आकृति होते हैं, तो इस स्थल खंड और इस जल खंड को जो लाइन जोड़ता है, इसको हम लोग चैनल कहते हैं। कई बच्चे को हम देखते हैं 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल रट जाएगा, लेकिन चैनल क्या है ये उसको समझ में नहीं आता। चैनल और जल डमरू मध्य में थोड़ा सा बेसिक अंतर हुआ। एक ही प्रकार के जल में, मतलब दोनों साइड के जल की लवणता एक है, प्रकृति एक है, और उसको छोटे स्थल खंड यदि अलग करते हैं तो वो बीच का भाग, वो बीच का हिस्सा चैनल कहलाता है। परंतु यदि बड़े बड़े भाग होते हैं और उसको दोनों अलग प्रकृति के जल होते हैं, तो इसको जो अलग करता है इसको जल संधि, जल डमरू या स्ट्रेट कहते हैं। तो हम समझते हैं कि ये लाइन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको स्ट्रेट की ओर लेके चल रहे हैं। तो जिन लोगों को एकदम बढ़िया लग रहा है, एक बार लाइक का बटन दबा लीजिए। वो हम लोग के दोनों के बीच एक थर्मामीटर का काम करता है, संप्रेषण का काम करता है, और मजेदार ढंग से हम लोग समझते हैं। और एक एक अंगूठा देके जुड़िए। अब आपको इस क्वेश्चन के आगे की दुनिया की ओर ले चल रहे हैं। अभी तो सिर्फ एक हमने समझाया, अभी सिर्फ एक समझाए कि मालदीव हमारे भारत के साथ ये सीमा बना रहा है।
दूसरा नंबर हम लोग फिर यहाँ पर देखेंगे भारत और श्रीलंका क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हम सभी प्रश्नों की बात चलेगी। चूंकि ये गैपिंग थोड़ा ज्यादा है, इधर के जल की प्रकृति ये मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, इधर और इधर से अलग है, इसीलिए यहाँ पे चैनल की बात नहीं होगी, यहाँ जल डमरू मध्य चलेगा, जल संधि चलेगा, जिसको पाक जल संधि के नाम से जानते हो। हमने अभी बताया कब जल डमरू होगा और कब जल संधि होगा, तो हम लोग देखें यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा है, दोनों एक ही अरब सागर का हिस्सा है, दोनों हिंद महासागर के पार्ट है, इसीलिए यहाँ पे जल संधि जल डमरू कहना उचित नहीं। लेकिन पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू कहेंगे, क्योंकि मन्नार की खाड़ी और हिंद महासागर की प्रकृति अलग होंगी, इसके बीच की गैपिंग भी बहुत ज्यादा है। ठीक इसी प्रकार से जब हम यहाँ पे चलेंगे तो इस ट्रिप को भी ठीक से आपको देखना होगा, और यहाँ पे जो लोग एकदम ध्यान देंगे उनको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको अभी समझा दें, बड़े बड़े जो खंड देख रहे हो इसका नाम अंडमान है, इसी के नीचे छोटे छोटे कई द्वीप हैं, इसका नाम निकोबार है, बीच में ही इसका एक बैरन द्वीप है, बैरन आइलैंड है, और आप जानते हो बैरन आइलैंड पे एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, आपसे पूछा जाए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी तो अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप पर स्थित है। अब हम लोग इसके पार्ट को देखें, ऊपर का नाम अंडमान, नीचे का नाम निकोबार। ये अंडमान और निकोबार बहुत कम हिस्से में एक ही नेचर का जल, बंगाल की खाड़ी के नेचर के जल में अलग होते हैं, इसीलिए यहाँ जल डमरू अलग नहीं करेंगे, यहाँ चैनल अलग करेंगे। अब कितने डिग्री का लाइन गुजरता है यहाँ से वो हम लोग को देखना। ये दोनों एक साथ मिलकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखें, यही ऊपर से जो अभी देख रहे थे, कई बच्चे बिल्कुल सही आंसर दिए, ये म्यांमार, और म्यांमार का एक हम लोग देखें एक पार्ट है, इसको कोको द्वीप कहते हैं, कोको द्वीप कहते हैं। तो कोको और अंडमान के बीच फिर जो होगा उसको चैनल के नाम से जानते हैं, या सीधा कोको के नाम से ही उसको हम लोग नामांकित कर देते हैं। लेकिन चूंकि म्यांमार को स्थलीय टच करता है उसको हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन अब इंडोनेशिया की बारी आ रही है, तो यह निकोबार के लास्ट से इसका द्वीप भी अलग होता है, तो इसका नाम हम लोग अलग से देखेंगे, ग्रैंड चैनल के नाम से इसका हम लोग अलग नाम चलेगा। तो कोको चैनल, ग्रैंड चैनल, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल, ये सब अभी आपका स्पष्ट हो जाएगा। एक बार अब बढ़िया से हमारे साथ सुनिए, अब एक बार बढ़िया से सुनेंगे तो हम आपका एक बेहतर कंसेप्ट देंगे। जितनी बात सुने थे 1 मिनट में तेजी से रिवाइज कर दें, और तब अब बहुत मजेदार चीज आपको सिखाने जा रहे हैं, जहां से मैक्सिमम स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा। हम लोग अभी देखें, कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा से जुड़े हैं। इसमें एक बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन आता है, सबसे लंबा जलीय सीमा की लंबाई किस राज्य में है? ये सभी लड़के जानते हैं, गुजरात। चूंकि अंदर जाके बाहर निकलते भी सबसे बड़ा हो जाता है, तो सबसे लंबा गुजरात सभी लड़के जानते हैं। हमें चाहिए दूसरा नाम, भारत का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? आप दूसरा नंबर राज्य का नाम इसमें से देख के बता दीजिए, तब समझेंगे कि आप अच्छा समझ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए कुछ बच्चे का ठीक ठाक भी आ रहा है, ऐसे हम आपको समझा दें। दूसरा नंबर, ये जो आप देख पा रहे हो आंध्र प्रदेश, ये दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट का सीमा रखता है। तीसरा सबसे लंबा किसका है ये बता दो तो समझेंगे एकदम सही। 3 सबसे लंबा कम से कम याद रखना होगा, क्योंकि आजकल परीक्षा जो छोटे लेवल का है वो तो गुजरात से निकल जाए, लेकिन अच्छे लेवल का एग्जाम दोगे तो तुमको सीक्वेंस में सजाने दे देगा, और उस समय वही बच्चे अच्छा बना पाओगे जो लोग बढ़िया से कम 3 तक का स्टेप रखे हो। दूसरा स्टेप जल्दी से आप बता दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहला नंबर हम लोग देखे गुजरात है, दूसरा नंबर देखे आंध्र प्रदेश है, और तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे तमिलनाडु की समुद्र तटीय सीमा, ये सबसे तीसरा लंबी है। जल्दी बता दो कौन से राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? हम चाहते हैं आप आंसर दो, कौन से राज्य के समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटी है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए आंसर आप लोग का लगातार आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग जितना चाहिए उतना मन से देख रहे हो, उतना मन से समझ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए अब आपको आंसर करना है, ध्यान दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे छोटा आप जानते हो गोवा है, सबसे छोटा जो देख पा रहे हो ये सबसे छोटा पूछेगा तो गोवा है। आप बता दो दूसरा सबसे छोटा कौन है, तो समझेंगे स्टेप एकदम सीख गए हैं। 3 तक का इसमें भी हम चलते हैं। आपको यहाँ मानचित्र पर देखना है, और मानचित्र पे देखने में गुजरात तो खत्म हो गया, मत देखो। गोवा भी सबसे छोटा है, मत देखो। ये भी बड़ा है, मत देखो। ये भी बड़ा, हम लोग मत देखो। अब आपको बताना है दूसरा सबसे छोटा तट रेखा किस राज्य का है, ये आंसर दीजिए। नहीं, अभी तक आंसर आ रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतना बढ़िया से समझ रहे हो। दूसरा सबसे छोटा आप देख पाओगे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जो देख रहे हो बहुत छोटा, ऊपर तक मत जाना, ऊपर बांग्लादेश आ जाता है, सिर्फ इतना ही है, इसलिए दूसरा सबसे छोटा हमारा वेस्ट बंगाल। तीसरा सबसे छोटा भी बात कर ले तो बस ये तट रेखा की लंबाई भी आपका क्लियर हो जाएगा। 3 सबसे लंबा, 3 सबसे छोटा का सीक्वेंस। तो 3 सबसे लंबा देख लिए गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 3 सबसे छोटा में चले गोवा, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका का भी सिर्फ इतना ही है, ये सबसे छोटा में है, और इसलिए तीसरा सबसे छोटा समुद्र तट सीमा कर्नाटक का है। तो हम समझते हैं कि ये स्टेप भी आप लोग का क्लियर हो गया। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाने जा रहे हैं। अब सबका एक बात
जो अभी 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, कोको स्ट्रेट, बाकी आप एकदम समझना चाहते हो कि सर मजे में आपको समझ में आ जाए, कभी नहीं भूले तो एक बार लाइक बटन जरा बढ़िया से दबा दो और तब हम दोनों के बीच जो ऊर्जा का संप्रेषण होगा फिर देखिए कितना मजा आता है। अभी मैं जैसा कि देख पा रहा हूं लगभग 1800-1900 के बीच में आप लोग पढ़ रहे हैं हमारे साथ एक साथ लाइव में, लाइक की संख्या भी देख पा रहे हैं 1200-1300 के बीच है, तो थोड़ा और एनर्जी के साथ हम लोग के साथ एक बार जुड़ जाए और तब यहाँ का संप्रेषण क्षमता भी देखे हम आपको कितना बढ़िया परमानेंट याद करवाते हैं। तो एक बार लाइक बटन दबाइए। वीडियो हमारा चूंकि केवल लाइव क्लास में ही रहता है इसलिए लाइव क्लास में बने रहिए। आज के क्लास का वीडियो छोड़ देंगे क्योंकि इसमें बहुत बेसिक बात है, कर लेंगे। अगला दिन से फिर वीडियो प्राइवेट होगा, लाइव क्लास में आप बने रहेंगे और खूब मजेदार ढंग से उस क्लास को हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे। अगला क्लास और धीरे धीरे भूगोल आगे की ओर बढ़ते चला जाए। तो अगला एक दिन और पढ़ा के फिर हम लोग टेस्ट सीरीज वाला क्वेश्चन करेंगे एक दिन, इतना बेसिक बात आपका क्लियर हो जाए। भारत की पूरी भौगोलिक स्थिति ये हम लोग खास अभी चल रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग के साथ एक बार अब ध्यान से यहाँ पे समझेंगे। अब देखिए अभी जो आपको बेसिक दिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान दे दो। ये भारत का मानचित्र बनाए, आपको हमने जो समझाया उस चीज पर ध्यान दो। यहाँ पे अभी हमने समझाया लक्षद्वीप है, उसका एक नीचे एक लक्षद्वीप का ही एक नीचे जो द्वीप है इसको हम लोग मिनी काय कहते हैं, मिनी काय कहते हैं। और यहीं पर एक एशिया महादेश का सबसे छोटा देश है, इसी छोटा देश को अभी आपको हम लोग समझा दिए कि इसका नाम मालदीव है, ये मालदीव है। तो अब यहाँ तक हम लोग अभी सीख गए थे। अब यहाँ के बाद फिर याद करो, यहाँ पर हमने आपको बताया कि ये जो तुम देख रहे हो ये बड़े बड़े ये जो देख रहे हो ये अंडमान है। फिर कुछ दूर के बाद ये जो देख रहे हो ये निकोबार है, ये निकोबार है, ये अंडमान है। ऊपर का जो हिस्सा देख रहे हो यहाँ से यहाँ ये अंडमान है और नीचे ये जो हिस्सा देख रहे हो ये निकोबार है। अब हम चाहेंगे थोड़ा सा हमारे साथ एनर्जी लगाइए, देखिए कितना बढ़िया आपको याद होते चला जाए। तो देखिए हम चाहते हैं सबको खूब बढ़िया से याद हो, इसके लिए आप थोड़ा सा हमारे साथ समझिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हमने बताया कि यहाँ पर इन दोनों को जो अलग करेगा इसको हम लोग चैनल कहेंगे, क्योंकि जल का नेचर एक ही है, छोटा हिस्सा है। तो आपको सभी को याद होगा वो सीन याद करो, ये वाला 8 डिग्री 4 मिनट है, इससे थोड़ा सा नीचे यह है 8 डिग्री 4 मिनट का मतलब 4 मिनट ऊपर भारत है, उससे 4 मिनट नीचे हमारा मालदीव है। और इसीलिए इस चैनल को हम लोग 8 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। जब आपको बोलेंगे 8 डिग्री चैनल तो आप समझोगे 8 डिग्री नॉर्थ अक्षांश की बात चल रही है। और ये 8 डिग्री नॉर्थ अक्षांश मिनी काय को मालदीव से अलग करता है। मिनी काय चूंकि भारत का ही पार्ट है, इसीलिए कभी कभी रिवर्स क्वेश्चन आता है कि भारत और मालदीव को अलग कौन करता है। तो उस समय बच्चे को एकदम मुस्कुराना है कि एकदम याद है सर, मालदीव एशिया महादेश का सबसे छोटा देश है और भारत और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। फिर हम लोग इससे ऊपर की थोड़ी सी बात करें तो मिनी काय भी लक्षद्वीप से थोड़ा सा नीचे है। तो जैसे ही और आगे बढ़ते हैं तो ये 9 डिग्री अक्षांश आ जाता है और इसीलिए 9 डिग्री चैनल की जब बात होगी तो इसको कहना है ये हमारा लक्षद्वीप है। तो जब आपको कहेंगे लक्षद्वीप और मिनी काय को अलग कौन करता है तो आप कहोगे 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनी काय को अलग करता है। ये मिनी काय भी लक्षद्वीप का ही एक पार्ट है, मिनी काय भी भारत का ही एक हिस्सा है, लेकिन चूंकि ये दक्षिणतम है इसीलिए इसको 9 डिग्री चैनल से हम लोग अलग करते हैं। फिर इससे हम लोग थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो आप यहाँ पर जो देख पा रहे हो ये आप खुद देख रहे हो, ये इससे ऊपर हो गया, इसीलिए इस चैनल को 10 डिग्री नॉर्थ कहते हैं। ये 10 डिग्री चैनल है और कभी भी आपसे पूछेंगे 10 डिग्री चैनल तो आप मुस्कुराओगे कि यह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो हम पहला नंबर बेसिक एक बार और बोलते हैं, उम्मीद है हमारे सभी बच्चे को एकदम फटाफट याद हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल की बात करेंगे, मालदीव और मिनी काय को अलग करता है, या भारत और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप से मिनी काय को अलग करता है और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम इसमें आपको बहुत बेहतरीन आगे का आपका सिस्टम चल रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान दें, डिग्री मिनट के साथ क्यों है, बहुत अच्छा बात है। जो भी मन में है सब चीज पूछिए, जिस समय आप देखते हैं चैट आप पूछिए, बिल्कुल समझाएंगे आपको। आपको डिग्री जब पॉइंट में आता है तो उसको मिनट में बदलते हैं। मान लीजिए 20 मिनट है तो 20/60 कर दीजिए तो उतना डिग्री हो गया। मिनट का मतलब ही डिग्री ही है। पॉइंट में जब कोई चीज आता है जैसे 8 पॉइंट समथिंग है तो उसको हम लोग मिनट में लिख दिए 8 डिग्री 4 मिनट। मिनट को हम लोग फिर डिग्री में बदल सकते हैं। यहाँ तक की बात सभी लोग का एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात इसको आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए। अब इसको हम लोग चलते हैं दो चीज, एक कोको स्टेट और एक ग्रांड चैनल। कोको स्टेट और ग्रांड चैनल ये दो चीज हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिए। कोको स्टेट और ग्रांड चैनल ये दो चीज आपका मेन चीज है। तो अब यहाँ के बाद स्टेट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। यहीं पर अभी हमने बताया ये चीज जो अलग करता है, ये एक द्वीप है कोको, इसीलिए इसको कोको स्टेट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो फिर इसको अलग करता है इसको हम लोग ग्रांड चैनल के नाम से जानते हैं। अब भारत के सभी सीमा आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग ध्यान दें, पूरे एक बार आपका पूरे कंसेप्ट चाहेंगे, पूरा का पूरा देखिए एकदम सही हो जाएगा। तो पहले आप दोनों लाइन को बना लीजिए और फिर हम अभी जो लिख रहे हैं इस बात को आप पूरी बढ़िया से समझेंगे। कोको द्वीप म्यांमार का है और भारत का हम लोग देख रहे हैं अंडमान का पार्ट हो गया। और इसके बाद हम लोग ध्यान दें, यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं इंडोनेशिया है, ये यहाँ पे इंडोनेशिया द्वीप है और इंडोनेशिया का यह सुमात्रा द्वीप कहलाता है।
सुमात्रा द्वीप कहलाता है। ये द्वीप को हम लोग कोको द्वीप कहते हैं और कोको द्वीप आपको अभी हम बताए यह म्यांमार का पार्ट है, म्यांमार का पार्ट है। सुमात्रा ये इंडोनेशिया का पार्ट है। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आता है और कितना बढ़िया आप बना पाओ। सुनिएगा बढ़िया से, बहुत अच्छा आप लोग सीख पा रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि बताओ भारत और म्यांमार को जलीय क्षेत्र में किससे अलग किया जाता है। अब देखिए कभी कभी ये भी आता है भारत और म्यांमार का सीमा निम्नलिखित में क्या कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है कोको स्टेट ये भारत और म्यांमार के ये दोनों के बीच सीमा रेखा है, जल के है, इसीलिए इसको कोको स्टेट का। फिर हम लोग देखें ये निकोबार में लास्ट में जो हम लोग देख रहे हैं और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप देख रहे हैं, इसको जो अलग करता है यानी भारत और इंडोनेशिया के बीच जो हमारा सीमा रेखा है उसको हम लोग ग्रांड चैनल के नाम से जानते हैं। तो अब सब लोग ये बताएं यहां तक परमानेंट एकदम आपका हो गया होगा जब हम 8 डिग्री की बात करें, 9 डिग्री की बात करें, 10 डिग्री की बात करें, कोको स्टेट की बात करें, ग्रांड चैनल की बात करें, तो आपके अंदर एक फुल कंसेप्ट आ गया है और बिल्कुल सही आप इसको कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट अभी हम आपका एक ब्रेन टेस्टिंग कर लें। अब आप जल्दी से हमको सोच के बताइए, देखते हैं कितने बच्चे अलग करते हैं। बता दो जल्दी से। भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है चॉइस ए 8 डिग्री चैनल, बी 10 डिग्री चैनल, सी 16 डिग्री चैनल, डी 24 डिग्री चैनल, ई इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी में एक से अधिक सही भी होता है, ई चॉइस में दोनों लगा होता है। हम एक क्वेश्चन दिए हैं और चाहते हैं आप सभी लोग इसका आंसर करें। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर करते हो। भारत और पाकिस्तान के बीच है 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 16 डिग्री चैनल, 24 डिग्री चैनल, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सही आंसर करिए, हम अभी देखेंगे कितने बच्चे का सही आंसर होता है। वेरी गुड, वेरी गुड सरदार जी, बहुत बढ़िया। देखिए प्रयास किए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग एकदम बहुत अच्छा सीख रहे हो, एकदम सजग जो पाठक कहते हैं वे आप लोग हो और मुझे गर्व है इतने बढ़िया विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं और इतना बढ़िया ध्यान देते हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। आप इतने बेसिक से पूरे भूगोल एक बार जहां मैप के अनुसार सुन लेंगे, सीख लेंगे, बना लेंगे, आपका दुनिया का कोई एग्जाम में बैठोगे भारत का संबंधित अगर भूगोल है तो आप वहां पे सभी क्वेश्चन बना के आओगे। मेन चीज तो मानचित्र ही होते हैं। बहुत अच्छी बात मैं देख पा रहा हूँ, ज्यादातर बच्चे इसमें डी की ओर हैं, कुछ बच्चे हमारे ई की ओर भी हैं, कुछ बच्चे ई की ओर भी हैं, लेकिन जहां तक हम देख पा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे डी की ओर हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप लोग एकदम आज गर्दा उड़ा दिए हो, बहुत बढ़िया आप लोग आज पढ़े हो और बहुत अच्छी बात है। एक बार हम लोग फिर से सुनते हैं, एक बार फिर से सुनते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चैनल है, इस चैनल को हम लोग ठीक से देखें, इस चैनल को ठीक से देखें तो आपको अभी नजर आ रहा है 8 डिग्री यहाँ पाकिस्तान नहीं है, 9 डिग्री पाकिस्तान नहीं है, 10 डिग्री पाकिस्तान नहीं है। अब आप जल्दी से बताओ, यहाँ पे ऐसे आप सभी को याद होगा यहाँ से कर्क रेखा गुजरता था जो 23.5 डिग्री नॉर्थ था और यहीं पे पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू होता है, यानी 24 डिग्री नॉर्थ जो है, 24 डिग्री जो चैनल है वही सर क्रिक से गुजरता है जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन है। और इसीलिए कभी कभी सर क्रिक से उल्टा क्वेश्चन भी पूछता है। कई बच्चे केवल रटे रहता है भारत के पश्चिम सर क्रिक, भारत के पश्चिम सर क्रिक, उलट देगा सर क्रिक से गुजरने वाला चैनल है। तो उस समय कई बच्चे की चैनल पूछ दिया तो उलट गया, लेकिन जो तेज बच्चे तुरंत कहेगा कि एकदम याद आ गया 23.5 कर्क रेखा थोड़ा नीचे था। आप सभी को मानचित्र याद हो और इसीलिए 24 डिग्री का मतलब ये सर क्रिक से गुजरा और भारत और पाकिस्तान के बीच का ये चैनल। तो हम समझते हैं कि ये चैनल का सिस्टम आपका एकदम ठीक हो गया। एक हम और आपका बेस चेक कर लें, देखें कितने बच्चे सही करते हो। एक और चेक कर रहे हैं जी और तब फिर हम लोग क्वेश्चन राउंड में चलेंगे, देखते हैं कितना बढ़िया आपका सही होता है। हम इसका चॉइस को हटा देते हैं और फिर एक क्वेश्चन डालते हैं, आप सोच के सही कीजिएगा, जल्दी बताओ। फिर वही क्वेश्चन दे रहे हैं, पाक स्टेट, पाक स्टेट से गुजरने वाला चैनल है, पाक स्टेट से गुजरने वाला चैनल है। अभी इसमें गेस करो लगभग कौन सा सही आंसर होगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको सही करो, जल्दी से सही कीजिए। बहुत अच्छा देख पा रहे हैं आप सभी को, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चे का आंसर हम देख पा रहे हैं 8 डिग्री की ओर इशारा कर रहा है और आपको हम बता दें बिल्कुल सही आपका जवाब है, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच ये जो देख रहे हो यही परिस्थिति है और इस स्थिति में यही पाक जल डबल मध्य है और 8 डिग्री का चैनल बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। 1 मिनट का एक स्टेप और दे दे और तब इस क्वेश्चन को खूब बढ़िया से बना पाओगे। ये भारत है और यहीं पे ये श्रीलंका है। बचपन से आप लोग इंडिया ठीक बनाओ चाहे नहीं, श्रीलंका बहुत अच्छा बनाते। अब जरा यहाँ आपको समझा दे, ध्यान दीजिए जरा बात पे। ये भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर कई द्वीप है, इस द्वीप को ही हम लोग पंबन द्वीप के नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा रहता है पंबन द्वीप किन दो देशों के बीच स्थित है, वहां पे बच्चे इसको गलत करते हैं कि पंबन द्वीप का मतलब क्या है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो द्वीप है इसी द्वीप का नाम पंबन द्वीप है और इसी द्वीप के पास यहाँ पे एक भारत का प्रमुख तीर्थ स्थल है जिसका नाम रामेश्वरम है। कभी कभी पूछता है भारत और श्रीलंका के बीच निम्नलिखित में कौन है, तो आंसर रामेश्वरम हो जाएगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट समझा दें, श्रीलंका के ऊपर का सेक्टर एक द्वीप के रूप में है और यहां से ही शुरू होता है। ये द्वीप को हम लोग जाफना द्वीप के नाम से जानते हैं, जाफना।
तो कभी भी जाफना प्रायद्वीप के नाम से पूछे, जाफना के नाम दे दे तो समझना श्रीलंका में स्थित। ये इसीलिए देता है क्योंकि जाफना में तमिल भाषी सबसे ज्यादा है। बाकी यहां पर जब तुम देखोगे तो यहां श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहली भाषा के लोग, लेकिन जाफना में तमिल भाषी सबसे ज्यादा है। और इसी में इस द्वीप के बाद एक पुल है जिसको आदम सेतु कहते हैं। इसी को रामायण में तुम सुनते हो, राम जी के द्वारा बनाया गया पुल। तो कभी कभी एकदम आसान क्वेश्चन आता है, आदम सेतु किस दो देशों के बीच है? तो आंसर भारत और श्रीलंका हो जाएगा। और इसी बीच में जो गैप है, इसको हम लोग गैप को पाक जल संधि कहते हैं, पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। अब बताओ, यहां पर जो हम लोग जल देख रहे हैं, इसका एक छोटा सा द्वीप है मन्नार, इसीलिए इसको मन्नार की खाड़ी कहते हैं। तो मन्नार की खाड़ी के पास ही पाक जल डमरू मध्य है या पाक स्ट्रीट है। तो कभी कभी क्वेश्चन आएगा, पाक स्ट्रीट किसे अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका। अब आज का क्लास में हम पूरा प्रयास किए, जो भी तटीय क्षेत्र था वो पूरा कंप्लीट होगी। आज का वीडियो भी यूट्यूब पर रहेगा, जो भी लोग हैं सब लोग को देखे भी और मित्रों तक इस खबर को पहुंचाएं। जो लोग फ्री में पढ़ रहे हैं उन लोग का गुरुदक्षिणा यही है, जब तक गुरुदक्षिणा नहीं दोगे पवित्रता नहीं आए। तो गुरुदक्षिणा यही है कि यहाँ के बारे में अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो 5 व्यक्ति को कम से कम जानकारी दो, वो भी इसका लाभ ले सके। मित्र वही है जो अच्छे चीजों में भी मित्र को सहयोग वहां प्रदान करे। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो 5 लोगों तक इस बात को समझाएं। कोई चीज खराब लगता है तो हमसे कहें कि इस चीज को ऐसे करते तो अच्छा लगता है, खराब लगता है हमसे कहें, अच्छा लगता है और उसे कहें। और बाकी हम लोग जो क्लास के अभियान को शुरू किए हैं, ये किसी भी कंडीशन में हम लोग बढ़ते चलेंगे। अगला क्लास और इंपॉर्टेंट होगा और नेक्स्ट क्लास हम लोग इससे आगे चलेंगे। आज के क्लास इतना बढ़िया आप लोग किए, इतना गर्दा उड़ा के आंसर दिए, इसके लिए सभी को आभार और धन्यवाद। जिन्होंने लाइक बटन नहीं दबाया, एक बार लाइक वाला बटन दबा लीजिए और एक एक अंगूठा देते हुए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिजिक्स और ये दोनों हम लोग का सिस्टम चलेगा। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद सभी।